हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लेके आ गए मैं आज कल आपका डीआरडीओ एमटीएस का लेक्चर, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट। जहां से कल हमने छोड़ा था उससे आगे से पढ़ेंगे। कल हमने आपके इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 तक पढ़ा था। मैंने कुछ कमेंट पढ़े, बच्चों ने कुछ मेरे को सजेशन दिया कि सर आप हमारे को कुछ क्वेश्चन भी दीजिए, तो उसी सजेशन को इम्प्लीमेंट करके मैं ये आपसे सोचा है कि आपसे हर लेक्चर के बाद आपको 5 क्वेश्चन दूंगा मैं, और इन 5 क्वेश्चन का आंसर आपको मेरे को कमेंट में लिख के बताना है, जिससे हम क्लास को थोड़ी और इंटरैक्टिव बनाएंगे। थोड़े दिन तक आपको ये रिकॉर्डेड लेक्चर ही मिलेगा। जैसे ही थोड़ा यहाँ पे शेड्यूल ठीक हो जाता है, हमारे पास नेट की सुविधा जो है वो ठीक हो जाती है, आपको फिर मैं लाइव आके जरूर पढ़ाऊंगा। लेकिन तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए इस लेक्चर्स को, और लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और प्लीज जल्दी से इस चैनल को इंडिया का फास्टेस्ट एवर ग्रोइंग एंड बेस्ट डिफेंस चैनल बना दीजिए। तो शुरुआत करते हैं आज के अपने लेक्चर की। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं, एमटीएस के जीके पढ़ना चाहते हो, तो आपके लिए बिल्कुल राइट डेस्टिनेशन है। डीआरडीओ एमटीएस जीके मैं लेकर आया प्रणव दत्ता आपके लिए। ये है एक मोटिवेशन थॉट जो मैं फिर से आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि यू गेट अप एवरी मॉर्निंग विद डिटर्मिनेशन इफ यू गो टू बेड विद सेटिस्फैक्शन। आप सुबह अच्छे से बिल्कुल एक शांत मन के साथ, एक कुछ कर दिखाने की शक्ति के साथ तभी उठेंगे जब आप पिछली रात अपने से संतुष्ट होकर सोए कि हाँ मैंने अपना सारा दिन बेस्ट दिया। तो इसी थॉट के साथ शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। अगर आपका कोई भाई बहन, जैसे मेरी बहन 12th में थी, शी वॉज वेरी कंफ्यूज, बहुत दुखी थी कि भैया स्कूल बंद हो गया, क्या करूंगी। तो मैंने इसको बताया अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के बारे में, एंड शी इज़ वेरी हैप्पी, क्योंकि क्लास 9 to 12 ये है और बहुत अच्छे से करना है। क्या करना है बस आपको कि प्रणव 10 का अगर आप कोड यूज़ करेंगे, ये आपके लिए ऑफर है, स्पेशली हमने निकलवाया। प्रणव 10 का अगर आप कोड यूज़ करेंगे तो आपको ₹99 में एक मंथ का पढ़ने का मौका मिलेगा इस प्लेटफॉर्म पे। टीचर्स हैं, बहुत अच्छा कंटेंट है, टेस्ट भी हो रहे हैं, स्कूल से अच्छी पढ़ाई यहाँ पे होगी। तो प्लीज़, ये कोई हमारा हम प्रॉफिट नहीं कमा रहे इससे, बस आप किसी बच्चे को भी दीजिए जिससे उसका फ्यूचर खराब ना हो। और प्लीज़ इस लाइव टेस्ट चैनल का फ़ायदा उठाइए। आई थिंक क्लोज टू 50,000 बच्चे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप भी उठाइए। और डिफेंस एग्जाम चैनल को तो आपको सब्सक्राइब और लाइक और शेयर करना ही है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में, आज ही इन्हें सब्सक्राइब करें। ओके, हमारा साइंटिफिक इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज हो चुका है, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अगला फिर हम कोई भी टॉपिक कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इस पे आते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या, हमारा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। फिर हम पढ़ेंगे आपका इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। फिर हम पढ़ेंगे मॉरले मिंटो रिफॉर्म, हम पढ़ेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, फिर हम पढ़ेंगे साइमन कन्वेंशन, उसके बाद हम पढ़ेंगे मैकडॉनल्ड अवार्ड, उसके बाद हम पढ़ेंगे पूना पैक्ट, और लास्ट में हम पढ़ेंगे जो आपके क्वेश्चन ऑफ द डे हैं, जिसका आंसर्स आपको मेरे को कमेंट में लिख के नीचे बताने हैं। शुरू करते हैं आज का अपना एक्ट। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट में कहा था, मैंने आपको बताया था कि 1801 में आपके लेजिस्लेटिव मेंबर्स वॉइसरॉय की काउंसिल में जाने के लिए उनको अलाउ कर दिया था, लेकिन उनको तो बजट जो होता था आपका, उसके ऊपर कुछ भी बोलने की इजाजत नहीं होती थी। आप सिर्फ सुन सकते थे ना, बजट के ऊपर प्रश्न करने की तो अलग बात है, तो आप कुछ बोल नहीं सकते, तो आप क्वेश्चन कैसे करेंगे। तो भाई इंडियन काउंसिल एक्ट ने क्या करा कि लेजिस्लेटिव मेंबर्स को अलाउ करा, खासकर जो हिंदुस्तानी थे, कि वो पूछ सकते हैं कि हाँ बजट में क्या है, उसके ऊपर चर्चा कर सकते हैं, वो अपने पक्ष रख सकते हैं, पक्षपात हो सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और वो उस पर प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि आप ये बताइए कि इस बजट में क्या होगा, कैसे होगा, कितना प्रॉफिट होगा, क्या नहीं होगा। तो ये सब आपके इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में हुआ। ओके, आगे चलेंगे। इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। पहली बात ये पूछा जाता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 का दूसरा नाम क्या है। वो क्या बोलोगे आप कि इसका दूसरा नाम क्या है आपका? मॉरले मिंटो रिफॉर्म। मॉरले मिंटो रिफॉर्म भी हम इसे कहते हैं, हम इसे मॉरले मिंटो रिफॉर्म भी कहते हैं। आपको ये याद रखना है कि इसका दूसरा नाम क्या है आपका? मॉरले मिंटो रिफॉर्म। बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है और हर साल किसी ना किसी तरीके से पूछा जाता है। अब इसे लॉर्ड मॉरले जो थे वो थे आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैंने कल बताया था ना, एक एमपी होता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैंने कल बताया था, जिससे नहीं है कल का लेक्चर तो कल का प्लीज देखे, या कल आप उससे पहले का। और दूसरा आपके लॉर्ड मिंटो कौन थे आपका? वॉइस रॉय। लॉर्ड मिंटो कौन थे आपके? वॉइस रॉय। तो आपको याद रखना है, मॉरले मिंटो रिफॉर्म में लॉर्ड मॉरले आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और लॉर्ड मिंटो आपके वॉइस रॉय। आपको ये ध्यान रखना है। ओके, सेपरेट इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, अभी समझाते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होता है। उससे पहले आप लिखिए, चलिए अभी समझाता हूँ। पहले आप इतने को नोट करिए, अच्छा आपने इसको भी नोट नहीं करा होगा, अब इसको नोट करिए, फिर मैं यहीं पे आपको सेपरेट इलेक्टोरेट समझाता हूँ। तब तक मैं जरा दवाई पी लूँ अपनी। ओके देखिए होता क्या है, नॉर्मल इलेक्शंस में क्या होता है, एक कैंडिडेट खड़ा होगा एक सीट पे, ये 1 कैंडिडेट और ये 2 कैंडिडेट, किसी भी धर्म का हो सकता है। अब कोई भी कहीं भी वोट डाल सकता है, ऐसा तो वो नहीं है ना कुछ।
कि हिंदू को वोट, मुसलमान मुसलमान को वोट, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई किसी को भी वोट डाल सकता है, कोई 1 को डाले, 2 को डाले, 3 को। इन्होंने क्या कर दिया सेपरेट इलेक्टोरेट्स में कि सीटें कर दी अलग अलग, कि यहाँ पे सिर्फ आपका मुस्लिम होगा, यहाँ पे आपका सिर्फ हिंदू होगा। मुस्लिम मुस्लिम को ही वोट डालेगा, मतलब मुसलमान की जो सीट है, मुस्लिम की जो सीट है, उस पर और कोई वोट नहीं डाल सकता। ओनली मुस्लिम कैन वोट ऑन मुस्लिम सीट, जो कि एक तरीके से गलत था। आप पक्षपात कर रहे थे। और जो हिंदू की सीट है उससे हर कोई वोट डाल सकता है, मुसलमान हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उसमें खड़ा भी कोई भी हो सकता है। पहली बात, इन्होंने मुस्लिम सीट्स रिजर्व करवाई, आरक्षित करी मुसलमान की सीटें। और दूसरी चीज, आप मुसलमान की सीट पे सिर्फ एक मुसलमान ही वोट डाल सकता है, एक मुस्लिम की सीट पे एक मुस्लिम ही वोट कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इसको हम क्या कहते हैं? सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। तो 1909 की जो इंडियन काउंसिल एक्ट थी, उसने सेपरेट इलेक्टोरेट्स और मुस्लिम करे, जो कि एक बहुत ही गलत चीज थी। आप पक्षपात कर रहे थे और आप लोगों को बंटवारा करवा रहे हैं लोगों के धर्म के आधार पे, जो कि बहुत ही गलत चीज थी। तो ये क्या था आपका? सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होगी नहीं। अगर आपको कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और मैं लाइव चैट में आपको नहीं मिलता, तो आप नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, और मैं आपके इशू जरूर रिजॉल्व करूंगा। जैसे कल मैं सबके कमेंट पढ़ता हूँ, मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई भी करता हूँ। और अगर आप एसएसबी दे रहे हैं, यहाँ पे एसएसबी देना चाहते हैं, तो आपको बता दूं कि एसएसबी के भी ऊपर हम एक वाईफाई सिटी मेन चैनल पे सीरीज लेके आ रहा है, जिसका डे 3 होगा। तो आप आइए जरूर उसको देखिए, बहुत अच्छा फायदा उठा रहे हैं डे 1 एंड डे 2 का, जरूर देखिए उसे। ओके। और दूसरी चीज, अगर आप फील्ड मार्शल्स मार्कोस से कैसे टर्म्स आप इनके बारे में जानना चाहते हो, तो मंडे टू फ्राइडे की आपका सीरीज आती है 7 AM पे, आप उसको भी देख सकते हैं। और दूसरी चीज, आज से 2:30 बजे हमने शुरू करें नो आर रियल हीरोज। आज मैंने उसमें विक्रम बत्रा जी को डिस्कस करा है, विक्रम बत्रा। ये जो दोनों शो हैं आपके, ये हमने, और 6 बजे आपके करंट अफेयर एमसीक्यूज में लेके आने लगा हूं मैं, ये मंडे टू संडे आएगा। ये तीनों शोज आपके वाईफाई डिफेंस चैनल पे, वाईफाई डिफेंस पे। ओके। और एसएसबी डे 1 3 ये आपके वाईफाई सीरीज मेन चैनल पे, वाईफाई स्टडी पे। जरूर आप देखिए, आपको बहुत फायदा होगा इनसे, कि मार्कोस क्या होता है, एवीएसएम क्या होता है, आपका फील्ड मार्शल क्या होता है। बहुत आपका फायदा होने वाला है इससे, ये सीरीज से बहुत फायदा। ओके, चलिए आगे चले। अब ये हो गया सेपरेट इलेक्टोरल फॉर्मेशन। फिर जैसे आपकी वॉइसरॉय की एक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जो आपके कानून बनाने में मदद करेगी, वैसे आपकी एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी जो सारे फैसले लेगी। और उस फैसले में की जो काउंसिल थी, उसमें पहले हिंदुस्तानी कौन जुड़े? आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा। और एक आपके लॉ मेंबर के तहत उनसे जुड़े थे, ये एक आपके लॉ मेंबर के तहत जुड़े थे। मैं यहां भी लिखता हूं, फिर से समझ में नहीं आ रहा तो, फर्स्ट इंडियन इन वॉइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल कौन थे आपके? एसपी सिन्हा। और किसके, इनका क्या पद था? इनका लॉ मेंबर का पद था। ये लॉ काउंसिल में गए थे कि लॉ बनाने में मदद करेंगे। मेरे ख्याल से इतना भी क्लियर होगा आपका। अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं, मैं आपको 10 सेकंड्स का टाइम दूंगा, आप इसे नोट कर सकते हैं, फिर वरना हम आगे चलते हैं। ओके। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में क्या हुआ था? पहली चीज, इसका दूसरा नाम क्या है आपका? अरे ये कहां गया पेन? ओ 2 मिनट। इसका दूसरा नाम क्या है आपका? मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स। वो क्या था आपका? मॉरलेमेंटो। ये क्या है आपका? मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स। इसमें मॉन्ट कहां से आता है आपका? लॉर्ड मॉन्टेगो, जो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। और आपके वॉइसरॉय कौन था? आपके लॉर्ड कैम्सवर्थ। आपके वॉइसरॉय कौन था? आपके लॉर्ड कैम्सवर्थ। ये आपको याद रखना है। दूसरी चीज, एक ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया लंदन में बनाया गया। मतलब इंडिया का कोई भी एक सदस्य, जो कि आपको ब्रिटिशर्स हमें पोस्टेड थे, उनका एक सदस्य आपका हिंदुस्तान के बाहर लंदन में जाएगा। और अगर कुछ बात करनी है और उनको इंडिया कोई पैगाम नहीं भेजना, टाइम में कुछ लेना है, को टाइमली कुछ करना है, तो वो क्या करेंगे? ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर में मतलब कॉल करेंगे, वो आएगा, ब्रिटिशर से बात करेगा, फिर वो इंडिया फैसला भेजेगा। ठीक है, ये होता था ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर एस्टैब्लिश। और दूसरी चीज जो करी गई, मुस्लिम से लिए तो सेपरेट इलेक्टोरेट बना दिए थे 1909 में। वैसे आपके सिक्स के लिए बना दिए, सिक्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स। एंग्लो इंडियंस के लिए बना दिए। क्रिश्चियंस के लिए बना दिए।
और आपके किंकल बना दिए सिक्स, एंग्लो इंडियंस, क्रिश्चियंस और आपके यूरोपियन जो थे इनके लिए भी इन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट्स बना दिए। क्या बना दिए? सेपरेट इलेक्ट्रेट्स। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, पेपर में तो डिटेल में पूछेगा नहीं वैसे आपसे, फिर भी पूछ ले तो चलिए मैं बता रहा हूँ कि इनके लिए भी सेपरेट इलेक्ट्रेट्स बना दी। मुस्लिम्स के लिए तो थे कि चलो मुसलमान तो मुसलमान अलग हुआ, ये इसको भी अलग करो। तो ये भी इनके गवारा नहीं था और ये भी इसकी भी बहुत चर्चा हुई और बहुत ही बेइज्जती हुई। ठीक है, इसको भी नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। मेरे ख्याल से इतना आपको अभी तक क्लियर होगा। अब आगे चलते हैं अपना, आते हैं हम अपने साइमन कमीशन पे। देखिए 1919 का जो, ये देखो ध्यान से सुनना, 1919 का जो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें लिखा था कि इसको 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, इसका रिव्यू करा जाएगा। इसको देखा जाएगा कि क्या अभी के समय के हिसाब से क्या ये 1919 की एक्ट ठीक है, क्या इसमें कोई बदलाव की जरूरत है, और अगर बदलाव की जरूरत है तो वो बदलाव करा जाएगा। तो इसलिए आपकी एक साइमन कमीशन का निवारण करा गया, एक आपका साइमन कमीशन का चयन करा गया। अब साइमन कमीशन में क्या आता है, इसे हमने 1928 यानी 1928 में तो इंडिया आई जब के साइमन गो बैक के नारे लगे, इसको हमने नेक्स्ट 1927 में कर लिया था। इसको हेड करा था आपका लॉर्ड जॉन साइमन ने, इसलिए इसका नाम साइमन कमीशन हुआ। ये इसके हेड थे। इसके 7 सदस्य थे, लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी, ये सारी पार्टी से इनके 7 सदस्य थे। ओके, और इनके हेड थे जॉन साइमन। लेकिन आश्चर्य की ये बात थी कि इनमें कोई हिंदुस्तानी नहीं था, इन 7 में कोई हिंदुस्तानी नहीं था। अभी बताइए, मान लीजिए मैं अपने घर के लिए कोई फैसला लेना चाहता हूँ, ओके, लेकिन मैं एक कमेटी बनाऊं, लेकिन वो कमेटी मेरे से ना पूछ के सीधा मेरे घर के लिए फैसला ले ले, समझे आप? जैसे मान लीजिए अंकित राज जी हैं या दीप के आदत जी हैं, भजन लाल जी हैं, ऐसे भी कोई भी जो बच्चा मेरे को याद आ रहा है, वो आपसे पढ़ रहे हैं, वो मेरे से पढ़ रहे हैं, मैं उनके लाइफ के लिए कुछ डिसाइड करूं और उनसे ना पूछूं तो एक गलत चीज़ है। वैसे ही इन्होंने हिंदुस्तानियों से बिना पूछे हिंदुस्तानियों के लिए कुछ ऐसे डिसीजन लेने का सोचा, जो कि वो बहुत गलत बात थी। आप इंडियंस से ही नहीं पूछेंगे इंडियंस को क्या चाहिए, और एक खुद से डिसीजंस लेके आ गए हिंदुस्तान में। तो साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन गो बैक के नारे लगे, साइमन वापस जाओ के नारे लगे। और क्यों लगे? बिल्कुल ठीक लगे, क्योंकि आप जब हिंदुस्तानियों से नहीं पूछेंगे क्या चाहिए भैया तो क्या होगा। तो इसलिए नो इंडियन से प्रोटेस्ट हुए 7 मेंबर से। इसने अपनी रिपोर्ट समझ करी। 1930 में इसकी रिपोर्ट सबमिट हुई 2 वॉल्यूम से। एक में कहा कि हाँ हिंदुस्तान का क्या माहौल है, हमारा कैसा स्वागत हुआ, जूते चप्पलों से स्वागत हो। दूसरा, इंडियंस को क्या चाहिए। ये सारी 2 रिपोर्ट थी। ठीक है, रिपोर्ट सबमिटेड, ये आप लिख सकते हो। 1930 में इसकी रिपोर्ट सबमिटेड। अगला फिर मैकडॉनल्ड अवार्ड। मैकडॉनल्ड अवार्ड क्या था आपका, इसको 1932 में दिया गया था, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे। आपके ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे आपके रैमसे मैकडॉनल्ड। इन्होंने क्या करा था, पहले तो देखिए मुस्लिम्स उनके लिए ठीक था, सिख्स, इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और आपके यूरोपियंस। 1 2 3 4 5 आपके जो अलग थे लोग, उनको इन्होंने दे दिया था सेपरेट इलेक्टोरेट। ठीक है, अब ये चाहते थे जो हिंदूज में लोअर कास्ट होती हैं, आपके दलित और अदर जो पिछड़ी हुई जातियां होती हैं, उनको भी हम एक अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट दें, जो कि आपस में एक ना मर्डर करने जैसा था, एक किसी रिलीजन का, एक किसी कम्युनिटी का। क्योंकि अगर आप एक कम्युनिटी में ही भेदभाव कर दे कि तुम पंडित तुम ब्राह्मण, वैसे भी बहुत चला आ रहा था हिंदुस्तान में, अगर आप वैसे भी उसे ऑफिशियल कर देंगे तो फिर तो और दिक्कत होगी। तो इसी से चिढ़ के, मतलब चिड़े क्यों थे रैमसे मैकडॉनल्ड, क्योंकि साइमन कमीशन की क्या बेइज्जती करी थी हमने, इससे से चिढ़ के। प्लस जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था उसमें गांधी जी भी इनकी बेइज्जती करके आए थे। तो इसी से चिढ़ के इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स लोअर कास्ट को देने का अनाउंसमेंट करी कि लोअर कास्ट हिंदूज को हम सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे, जो कि अपने आप में एक बहुत ही डरावनी चीज़ थी करना, कि सेपरेट इलेक्टोरेट देंगे। तो इसी को देखते थे गांधी जी, जो कि जेल में थे, वो ब्रिटेन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से वापस उन्हें मतलब अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। गांधी जी को जब इसी पता चला, उन्होंने पूना जेल में कहा कि भैया मैं तो अनशन पे बैठा हूँ, मैं भूख हड़ताल पे हूँ, जब तक मेरी मौत नहीं आ जाती, और जब तक या तो मेरी मौत आएगी या तो ये लोग अपना जो इन्होंने गलत एक कानून बनाने का सोचा है उसको ये वापस लेंगे। अम्बेडकर जी जो कि पहले बड़े खुश थे, क्योंकि वो तो चाहते थे
कि लोअर कास्ट आगे बढ़े, उनका और कोई मोटिव नहीं था, वो चाहते थे कि लोअर कास्ट आगे बढ़े। तो उन्होंने कहा हाँ ऐसा होना चाहिए, सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांधी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, मतलब लिटरली गांधी जी डेथ बेड पे आ गए हैं, उनकी तबीयत में कुछ सुधार नहीं हो रहा और वो खा पी भी नहीं रहे, तो अम्बेडकर जी फिर पहुंचे आपके पूना जेल और वहीं हुआ आपका पूना पैट। गांधी जी ने फास्ट ऑन टू डेथ लिया हुआ था। गांधी जी और अम्बेडकर जी दोनों किस में पहुंचे, आपके पूना जेल में मिले। बहुत देर बातचीत हुई और फिर बातचीत के बाद गांधी जी ने नींबू पानी पी के अपना फास्ट तोड़ा, अपना फास्ट तोड़ा। अब इस पूना पैट में दो चीजें निकली, एक अलग इलेक्टोरेट हम नहीं देंगे। इलेक्टोरेट क्या होता है, आपको आपको इलेक्ट कौन करेगा, आपको चुनाव कौन करेगा, आपको वोट कौन डालेगा, कौन सी जात का कौन सी धर्म का इंसान आपको वोट डालेगा। लेकिन हम कुछ सीटों को आरक्षित करेंगे, हम कुछ सीटों को आरक्षित करेंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं होंगे लेकिन हम कुछ सीटों को आरक्षित करेंगे आपके लिए। ये क्या आता है आपका, सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं है लेकिन कुछ सीटें आरक्षित है आपके लिए। मतलब जो लोअर कास्ट थे उनको अलग से कोई सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिले, लेकिन जो कुछ उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी, जो आज भी हमारे संविधान में एक अच्छी चीज है जो हो रही है। ओके, तो ये आपका पूना पैट था। आज हमने काफी कुछ पढ़ लिया मेरे ख्याल से, ठीक है। आपको जल्दी इसलिए लग रहा होगा क्योंकि मैं सब लिख के लाया, मेरे को लिखना नहीं पड़ा, लेकिन ये बहुत ज्यादा पढ़ा दिया मैंने आपको। एक तो आपको इंडियन काउंसिल एक्ट आज मैंने पढ़ा दी, ये पूरा इसमें क्या आता है एक बार रिवाइज कर लेते। चलिए, इंडियन काउंसिल एक्ट, लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं वो आपके बजट को डिस्कस करके और उसके ऊपर प्रश्न भी पूछ सकते थे, पहले इन्हें अलाउड नहीं था। दूसरा हमने पढ़ा कि जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 थी उसमें जो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म थे वो आपके लॉर्ड मॉर्ले ने, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, तो लॉर्ड मिंटो जो क्या का वॉइस रॉय, तो उन्होंने निकाला था। इसमें क्या था, मुसलमान या मुस्लिम्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स थे, ठीक है। और पहला हिंदुस्तानी जो वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में गया वो कौन था आपका, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा या एसपी सिन्हा, और ये लेक लॉ मेंबर की तरह काउंसिल में गए थे। अगला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, इसका दूसरा नाम क्या था आपका, मॉन्ट फोर्ट रिफॉर्म। मॉन्ट क्या था, लॉर्ड मॉन्टेको जो कि आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और लॉर्ड कैम्सफर्ड जो कि आपके वॉइस रॉय थे। और ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर बनाया गया हिंदुस्तान के लिए। और दूसरा, सिख, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस और यूरोपियंस को भी अलग से हमने, ये इंडियन क्रिश्चियंस होगा, इंडियन हिंदुस्तानी क्रिश्चियंस, हमने एक अलग सेपरेट इलेक्टोरेट दी। और ऑफिस ऑफ हाई कमिश्नर कब बनाया गया आपका, लंदन में। साइमन कमीशन हिंदुस्तान में 1928 में, 1927 में इसका चयन हो गया। इसमें 7 मेंबर थे, ये जॉन साइमन द्वारा हेड करी जा रही थी। इसमें कोई हिंदुस्तानी नहीं था, इसलिए इसमें प्रोटेस्ट हुए इसके, क्योंकि आप हिंदुस्तानी के लिए कुछ बनाना चाह रहे हो और इनसे नहीं पूछ रहे आपको क्या चाहिए। 1930 में इस रिपोर्ट ने अपनी, इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, जो कि फिर भी नकार दी गई। इसी से चिढ़ के और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के फेल होने के बाद गांधी जी को अरेस्ट करके पूना जेल में डाल दिया गया। और इसी मौके का फायदा उठाकर रामसे मैकडॉनल्ड, जो कि इस टाइम पे ब्रिटिश के प्रियम थे, उन्होंने 1932 में मैकडॉनल्ड अवार्ड की घोषणा करी। मैकडॉनल्ड अवार्ड क्या था कि आपके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स होंगे, अलग इलेक्टोरेट्स होंगे पिछड़ी जाति और दलितों के लिए हिंदू में, जो कि बिल्कुल ही एक गलत कदम था और जो कि हिंदुओं को भी अलग अलग कर देता। इसी से मतलब गुस्सा होके और इसी से बिल्कुल ही डर के गांधी जी ने भूख हड़ताल करी और कहा या तो मेरी मौत आएगी या तो ये गवर्नमेंट फैसला वापस लेगी। अम्बेडकर जी, जो कि पहले इस फैसले के साथ थे कि हाँ सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, उन्होंने सिचुएशन को समझा और ये गांधी जी से मिलने आके पूना जेल में पहुंचे। पूना जेल में पहुंचने के बाद उनकी बहुत बातचीत हुई और बातचीत का दो जो कारण निकले वो क्या थे, दो जो इनके आपके डिसीजन निकले, नतीजा क्या था कि कोई भी सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं होगा, कोई भी अलग से इलेक्टोरेट नहीं मिलेगा, लेकिन आरक्षित सीटों का कुछ चयन करेगी हमारी इंडियन नेशनल कांग्रेस या जो भी सरकार होगी। मतलब कुछ सीटें आपकी इलेक्टोरेट से अलग होंगी और वो आरक्षित करे जाएंगी। तो ये था आपका पूना पैक्ट, मैकडॉनल्ड अवार्ड, साइमन कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 और इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। हमने तक सारे एक्ट पढ़ लिए, बस आपकी 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट बची है। कल हम आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, जो मंडे को यानी इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट और आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 और आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को पूरा खत्म करके फिर हम अपने वापस अपने यूनियन और स्टेट पे आ जाएंगे, जो कि एक बहुत छोटा सा टॉपिक बचेगा। मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर है। ओके, 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं। फिर मैं आपको समझाता हूँ कि आपके जो क्वेश्चन है उनको आपको करना कैसे है। 2 मिनट रुक जाइए। ओके,
अब आपके 5 क्वेश्चन जो आपके लिए आज के हैं वो क्या है आपके, पहले तो ये साइमन कमिंग, ये ट्रू एंड फॉल्स टाइप है, ये पहला ट्रू एंड फॉल्स है। क्वेश्चन ऑफ द डे, ये 5 क्वेश्चन है और आपको मेरे को कमेंट पे पांचों का आंसर देने हैं कि क्या क्या होंगे। जिनका आंसर ठीक होगा उनका मैं आपको लाइक करूंगा और जिनके गलत होंगे उनका मैं सही कर दूंगा। ओके, चिंता मत करिए। पहली क्वेश्चन, साइमन कमीशन के 3 हिंदुस्तानी सदस्य थे, या साइमन कमीशन हैड 3 इंडियंस। आपको बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। पूना पैक्ट वाज साइंड बिटवीन, मतलब किस किस के बीच में आपका पूना पैक्ट का सिग्नेचर हुआ था, किस किस के बीच में आपका पूना पैक्ट हुआ था। दूसरा, आईसीए का मतलब क्या आपका, इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 का दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। हिंदुस्तान का पहला वॉइसरॉय कौन था आपको मेरे को ये बताना है। और हिंदुस्तान का पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था आपको मेरे को ये भी बताना है। अन्य कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं फिर चलेंगे अपने उस पर, आपको कुछ बातें करनी है वो। अन्य कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ आपके लिए ताकि आप और अच्छे से करें, क्योंकि वीकेंड है। 10 क्वेश्चन दे देता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन आपके लिए, फर्स्ट इंडियन टू बी अ मेंबर ऑफ वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव, वो पहले हिंदुस्तानी कौन थे जो कि आपके वॉइसरॉय जो काउंसिल थे उसके एग्जीक्यूटिव थे, उसका मेंबर थे। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपका, और 2 मिनट जाइए, कुछ अच्छा सा क्वेश्चन दूंगा आपको। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, इनका आपको मेरे को नाम बताना है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, आपको मेरे को इसका भी नाम बताना है। एक बार स्लाइड ऐड करते हैं, उसके बाद फिर आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ ताकि आपके 10 क्वेश्चन हो जाए टोटल, है ना। आपको 10 क्वेश्चन दे देते हैं। कोई अच्छा से क्वेश्चन देता हूँ, थोड़ा सा हार्ड सा, कि रुक जाइए, चलिए कुछ एक ट्रिकी सा क्वेश्चन देता हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज हाउ मैनी कितने शेड्यूल्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दूसरा, अगला, हाउ मैनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस आर देयर इन इंडियन ये आप मेरे को क्वेश्चन का आपको आंसर देना है मेरे को कमेंट सेक्शन में, मैं जरूर देखूंगा। ओके, और देखिए इस वीक में थोड़ा कुछ स्लो इसलिए चला क्योंकि टॉपिक्स इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट वीक से आपका मैं फास्ट चलूंगा क्योंकि जल्दी से पॉलिटी खत्म करके छोटे छोटे टॉपिक्स उन पर भी हमारे को आना है, तो अपनी कवर कैसे जाए। नेक्स्ट वीक से आपको एक बहुत ही हार्ड टाइम होने वाला है आपके लिए क्योंकि बहुत तेज में चलने वाला हूँ। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर। मेरे से ना बहुत बच्चों ने ये पूछा डाउट कि सर आप ये बताइए कि अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन लेनी कैसी है सर, क्या स्टेप एंड प्रोसेस है। तो आपको समझा दूँ, तो एक बार मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। देखिए आपको करना क्या है, मैं अगर आपको समझाऊँ सिंपल लैंग्वेज में, आपको प्ले स्टोर पे जाना है। आपको प्ले स्टोर पे जाना है, अनअकैडमी इंस्टॉल करना है।
एप्पल फ़ोन पे ऐप स्टोर होता है, इस पे एंड्रॉयड पे प्ले स्टोर। अनअकैडमी खुलेगा, आपको इस पर अपना फ़ोन नंबर डालना है। ऐसा मैंने डाला 9555 मैंने ऐसे डाल दिया। यहाँ पे जो गैस कर सकता है कर जिसको पता है वो बच्चों को बता दें। या तो मेल डाल के आपको कंटिन्यू करना साइन इन। आप जाएंगे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे अपना एनडीए, एयरफोर्स, सेक्शन वाई, नेवी या डीआरडीओ एमटीएस जो आपका आता है। उस पर डीआरडीओ एमटीएस का बहुत अच्छा कोर्स चल भी रहा है करंट अफेयर्स का, आप उसको लेके अपना पेशेंट लेवल को 4 साल लगा सकते हो। प्लस मैं मेरा भी एनडीए का क्रैश अफेयर्स का कोर्स चल रहा है, और ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें मैं सारे एग्जाम्स का कंप्लीट करवा रहा हूँ। ये पिछले 6 to 8 मंथ्स का आपके लिए मैं करंट अफेयर लेकर आ रहा हूँ, और एनडीए नहीं सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आप जाएंगे यहाँ पे वाईफाई से चूज करेंगे, यहाँ पे आप ये चूज करेंगे कि प्रणव दत्ता जो कोर्स चल रहा है अगर आपको ये लेना है, और आप डीआरडीओ एमटीएस का भी कोर्स ले सकते हैं। आप वाईफाई स्टडी में करके लॉगिन आप किसी भी कोर्स को ले सकते हैं। ये एनडीए, एयरफोर्स, सेक्शन वाई, नेवी हर किसी के लिए है, आप कोई भी कोर्स इसमें ले सकते हैं। फिर आपको जाना है, अगर मेरा कोर्स देखना चाहते हैं किसी का भी, पहली बात आपको अगर मेरा कोर्स ही है जो कि करंट अफेयर लिखा आपका एनडीए, लेकिन हर एक एग्जाम के एनडीए हो, एयरफोर्स हो, डीआरडी हो, हर एग्जाम के करंट अफेयर के लिए एक इंपॉर्टेंट कोर्स है। आपको गेट सब्सक्रिप्शन करना है। आपको देख लीजिए मेरे कोर्स में क्या खास बात है। इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, फिर हर 3 सेशन के बाद आपके एक डाउट सेशन और एक टेस्ट है, जिसको टेस्ट का भी रिजल्ट आपको साथ साथ मिल जाता है। आपका देखिए कितने कॉम्पिटेटिव प्राइस है। 1 महीने के लिए 1600, 3 महीने के लिए 1333, 1067 मंथ के लिए, और 1 साल के लिए 667, और 24 महीने के लिए 400 रुपये पर मंथ। लेकिन आपके लिए खास बात, अगर आप प्रणव 10 का कोड यूज़ करते हैं, अगर आप प्रणव 10 का कोड यूज़ करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा आपके लिए। प्रणव 10 का कोड यूज़ करा तो सिर्फ आपको 8000 रुपये तो आपको देने थे 12 महीने के लिए, ठीक है। आपको जो 8000 रुपये 12 महीने के लिए देने थे, देखिए वो कितने आसान हो जाते हैं। आपको सिर्फ 7200 रुपये मतलब 600 रुपये पर मंथ 12 महीने के लिए देने, और अगर आप ऐसे लें तो आपको 360 रुपीज़ 24 महीने का ले देना, मतलब 360 रुपये में आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाहर आप जाएंगे तो 3 हफ्ते 3 महीने के भी कोर्सेज आपके 20-20 हज़ार के होते हैं। आप 2 साल के लिए 8640 रुपये में आप 2 साल के लिए पढ़ रहे हैं, और वही 360 रुपीज़ पर मंथ। आपने प्रणव 10 को कोड यूज़ करा, आपको 10% का डिस्काउंट मिला। आपने हमें पेमेंट करी, आपको यहाँ पे पूरा प्रोसेस होगा। आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, ओके, कुछ भी। और अगर फर्दर एनी क्वेरीज है तो आप 844 पे 844-844-7780 पे कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं सबसे फर्स्ट एंड लास्ट टाइम बता रहा हूँ लेक्चर के बीच में, क्योंकि बहुत बच्चों की क्वेरीज आ रही है और सारे तंग हो चुके हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ। आप प्रणव 10 का कोड यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से चीज़ें मिल जाएंगी। प्रणव 10 का कोड यूज़ करके आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो जाइए आज ही इसको फ़ायदा उठाइए, क्योंकि मैं आपको अनअकैडमी का फ़ायदा बताऊँ तो मेरे को लगता है कि 1-on-1 इंटरेक्शन बहुत अच्छा होता है। यूट्यूब पे ज़्यादा देख नहीं सकते, ऐसे मैं आज के लाइव आ नहीं पा रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम है। लेकिन अगर अनअकैडमी पे होता है कि आप अगर लाइव भी नहीं देख पा रहे, तब भी टीचर को आपको 1-on-1 इंटरेक्ट करना अनिवार्य है, इट्स कंपलसरी। दूसरा, आपको लाइव टेस्ट मिलते हैं, पीडीएफ मिलती है, और जितनी बार भी आप चाहें उतनी बार भी आप लेक्चर को देख सकते हैं, और एनोटेशन के साथ पीडीएफ मिलती है। तो आज ही अगर आपका मन है तो आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करिए। बाकी अगर नहीं मन है तो यूट्यूब पर तक क्लासेस चल रही हैं। मैं यही कहूँगा कि हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस चैनल के साथ बने रहिए, और मेक श्योर करिए कि आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो। मैं चाहूँगा, भगवान से मैं यही दुआ करूँगा कि जो बच्चा मेरे से पढ़ता है, इस चैनल से साथ जुड़ता है, उसके सारे मनोकामना पूरी हो, उसके सारे पेपर क्लियर हो। ओके गाइस, गॉड ब्लेस यू। वीकेंड पर अच्छे से पढ़िए, बाहर मत जाइए, घर पे रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। ओके, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद, जय भारत, एंड सैल्यूट टू एवरीवन, एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय, टेक केयर।